गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले बीजेपी दफ्तर से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक किया रोड शो। सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस। कहा, मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की मिले अनुमति। केंद्र और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेजा नोटिस। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मायावती की याचिका पर विचार करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का किया इस्तेमाल। और इलेक्शन कमीशन के बैन के बाद योगी का हनुमान चालीसा पाठ। लखनऊ के मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। चुनाव आयोग ने लगाया है योगी के प्रचार पर 72 घंटों का बैन। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम धोखे पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। और धोखे पंच में आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज 4 लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है। वजह क्या है और कौन इतने लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं चर्चा में है, उनकी बदजुबानी, यानी इन 4 के अलावा भी कुछ ऐसे लोग तो नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और बयान। गुड्डू पंडित एक तरह से उम्मीदवार हैं और उनकी बदजुबानी की चर्चा हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं और लखनऊ से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। किस तरह की अगर इस सीट को देखा जाए, किस तरह के माहौल वहां पर बने हुए हैं, ये हम आपको इस पर बात करेंगे। और एक और खबर है, ट्रेन के टिकट पर मोदी की फोटो लगी होने पर अगर देखा जाए, यानी चुनाव आयोग की सख्ती एक बार फिर सामने आई है। 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अधिकारियों के खिलाफ। उसके अलावा हम आपको एक और खबर बताएंगे कि सारे मोदी चोर हैं का कथित तौर पर राहुल गांधी का यह बयान अब सुशील मोदी को रास नहीं आ रहा है। डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम उन बयानों की जो कहीं मायावती, योगी आदित्यनाथ, आजम खान और मेनका गांधी की तरफ से आए थे, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 72 घंटों के लिए आजम खान और योगी आदित्यनाथ को प्रचार करने के लिए बैन किया था और मेनका गांधी और मायावती को 48 घंटे यानी 2-2 दिन के लिए और 3 दिन के लिए उन दोनों को प्रचार करने के लिए बैन किया था। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अभी शायद रह गई हैं। और अब अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन में के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ मायावती सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। पहले तरुण शर्मा से लाइव ले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया। उसके अलावा गौरव गर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव से भी हम बात करेंगे, उनके पास भी कुछ इससे जुड़ी हुई खबर है। लेकिन तरुण से पहले पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज मायावती की याचिका के बाद। तरुण शर्मा, मायावती अपने खिलाफ इलेक्शन कमीशन के लगाए गए बैन, 2 दिन के प्रचार पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मायावती को कहें तो दोहरा झटका लगा है। पहले चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो याचिका दायर की थी उसको सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग के पास अपनी सीमित शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है अगर कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि मायावती को चुनाव आयोग के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है और मायावती को लोकसभा चुनाव के दौरान जो मुस्लिम समुदाय से वोट की अपील की थी उसका खमियाजा अब इस रूप में भुगतना पड़ेगा। अब मायावती जो है, जो रोड शो के लिए इजाजत मांगी थी या तमाम वोटों की अपील करनी थी, अब मायावती किसी भी चीज में भागीदारी नहीं कर सकती हैं, ना किसी शो में जा सकती है, ना कोई रोड शो कर सकती है। यानी जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि जो दूसरे चरण के मतदान के लिए शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, ऐसे में 2 दिन का बैन खासतौर से बीएसपी के लिए और मायावती के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है। तरुण, थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे, जो एडवोकेट हैं वो क्या कह रहे हैं, वकील क्या कह रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और गौरव गर्ग को भी हम अपने साथ जोड़ेंगे।
हाँ, आज मायावती जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मायावती जी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने मेंशन किया था कि आज हमारी ये याचिका को दोपहर 2 बजे के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन है सेकंड फेज की पोलिंग का 4 का। तो कोर्ट ने उसे रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट ने कहा अगर आपको दिक्कत है तो आप अपील फाइल करें, हम अब इस ऑर्डर में कोई भी अमेंड करने नहीं जा रहे हैं। तरुण, जिस तरह से ये बताया जा रहा है, लेकिन ये 2 दिन का बैन इस तरह से देखा जाए 11th आवर पर जो पाबंदी लगी है, ये बड़ी एक तरह से बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है। तरुण, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की अगर बात की जाए तो यूपी में कई जगहों पर जो है रैलियों का ताबड़तोड़ थी, जिसमें मायावती को पहले से अगर उसके कार्यक्रम जो है जानकारी मिली है निर्धारित थे, आगरा में भी उन्हें जाना था, लेकिन चुनाव आयोग के इस बैन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के याचिका न सुनने के बाद कहीं ना कहीं मायावती और जो ये बड़ा झटका है। तरुण, कल मायावती ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कहा था कि संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं या जो एक तरह से प्रोविजंस हैं, उनका एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने उल्लंघन किया है। उसी के बाद ये आज सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसको लेकर सख्त रुख अपना रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ हनुमान चालीसा के लिए बैठ गए हैं लखनऊ के एक मंदिर में। बिल्कुल, क्योंकि मायावती ने कल जब शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उन्होंने जो है चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है कि वो किसी को किसी भी बात कहने से रोक सके। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग को इस बात पे भी टारगेट किया था कि चुनाव आयोग जो ये निर्णय लिया है ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। और जहां तक बात हुई तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि केवल मायावती ही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ, आजम खान और तमाम लोगों पर इस तरह के निर्णय लिए हैं। चुनाव तरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। गौरव गर्ग से हम पूछते हैं। गौरव, अगर देखा जाए इस पूरे मामले में बयानबाजी लगातार जारी है, योगी आदित्यनाथ पर भी बैन लगा है, लेकिन नेता बड़े एक तरह से देखा जाए पॉलिटिशियन तो शार्प होते ही हैं। मायावती राहत के लिए गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज उनको मिल रहा है, क्योंकि अगर वहां गई हैं तो चर्चा हो रही है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी हनुमान चालीसा जो कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए, हालांकि वो बिल्कुल निजी मामला है, धार्मिक मामला है, लेकिन मीडिया तो कवरेज मिल ही रहा है। हालांकि आजम खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहां शांत बैठे हुए, शांत ही है। लेकिन अगर बयानबाजी की बात करें तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं, जैसे कल की जिक्र अगर आप करें, हिमाचल प्रदेश से एक बयान आपके यहां से आया था, तो क्या ये देखा जाए एक कार्रवाई जो है सफिशिएंट तो है, लेकिन कितनी? देखिए, वाकई में एक ऐतिहासिक कदम इस बार चुनाव आयोग ने उठाया है, जो इस तरीके के बैन्स हैं, लेकिन नेता कहीं भी चुप नहीं हो रहे हैं। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में हुआ, और आज हरियाणा के अंदर भी इस तरह की एक घटना देखने में आई है, जहां कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भाजपा के ऊपर, आरएसएस के ऊपर एक तीखी टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं इस तरीके की टिप्पणी की है। ऐसे में देखना यह है, सोचना यह होगा कि क्या देश की जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। पहले बात होती थी मुद्दों की, गरीबी की, भ्रष्टाचार की, या बात होती थी कि किस तरीके से महंगाई को कम किया जाए, लेकिन अब महंगाई मुद्दा नहीं रहा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहा। इस तरीके के जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं करके ओछी राजनीति, जिसे मैं कहूंगा, गौरव, आप जो कह रहे हो, कभी कभी सड़क पे जब काम चलता है तो डायवर्जन बने रहते हैं, कृपया इधर से जाएं, तो मुद्दों से हटाने के लिए डायवर्जन तो नहीं है इस तरह के बयान? देखिए, इसे हम कह सकते हैं मुद्दों से हटाने के लिए डायवर्जन, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हनुमान चालीसा पढ़े या मायावती सुप्रीम कोर्ट जाए। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इनको नहीं समझ पाएगी। पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी है, वोटर बहुत जागरूक हो गया है, और जब से सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जागरूकता आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो पब्लिसिटी लेने का तरीका है, या पब्लिसिटी स्टंट अगर आप कहेंगे, उसका कोई फायदा मिलेगा। लेकिन हां, इस बार जो चुनाव आयोग ने काम किया है वो आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी 1 चरण के चुनाव हुए हैं और बाकी अभी 6 चरण बाकी हैं। एक बात, अभी चुनाव आयोग को ये कहा जाता था कि शेर है, लेकिन पंजे और इसके नाखून जो है, दांत नहीं है, बिना दांतों का और बिना पंजों का है। लेकिन कम से कम ये जो 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है, पंजों से खरोंच तो मारी दी है। देखिए, पंजों से खरोच नहीं मारी, दहाड़ मारी है अभी सिर्फ, और चुनाव आयोग ने यह कहा है कि यह दहाड़ है, इससे संभल जाइए वरना अंजाम और भी बुरे हो सकते हैं। अभी तक लगातार आप चुनाव आयोग ने जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर किए थे, उस दिन ये बातें इलेक्शन कमिश्नर से पूछी गई थी कि सर अभी तक तो आप कह रहे हैं कार्रवाई तो कुछ करते नहीं है। तो इस बार चुनाव आयोग ने मीडिया के उस सवाल के ऊपर बंद कर दिया है कि हां,
हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। तरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। तरुण शर्मा से बस एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। तरुण, अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में मायावती गई हैं, लेकिन वहां पर उनको राहत मिलती नजर नहीं आई है, याचिका को सुनने से भी इनकार कर दिया है। और अगर आप बात करें आजम खां और मेनका गांधी या योगी आदित्यनाथ, अगर अब कम से कम ये जो फैसले आए हैं 4, इसके बाद तो कम से कम बाकी जो 6 चरणों के चुनाव हैं, कम से कम इस तरह के बयानों से नेता लोग परहेज तो करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे कि इस बार जो है चुनाव आयोग ने जो कि एक जिस आप कह रहे थे कि शेर की तरह उन्होंने जो है पंजा झाड़ा है, यानी चुनाव आयोग ने इस बार साफ संदेश दे दिया है, एक पार्टी नहीं तमाम पार्टियों पर, और खासकर मेनका गांधी जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम है, आजम खान और मायावती, यानी चुनाव आयोग की तरफ से साफ संदेश है, अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी इस कार्रवाई के बाद, यानी अभी क्योंकि काफी लंबे समय का अभी काफी बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा और गौरव गर्ग, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हालांकि खबर बिल्कुल इसी तरह की है, लेकिन इसको इस तरह से हम दिखाना चाहते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम बहुत सख्त हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन एक छोटे नेता, हालांकि नेता छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन अभी चूंकि ज्यादा उनको बड़ा कद नहीं मिल पाया था, गुड्डू पंडित हैं, उन्होंने जो बयान दिया है पहले वो सुनवा देते हैं, फिर हम बताते हैं कि चुनाव आयोग की कार्रवाई का कितना असर हुआ है, क्या वो कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं और फिर बताते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई अभी बहुत बाकी बची हुई है। सुन लो राज बब्बर के, तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। झूठ फैलाया समाज में, जहां मिलेगा गंगा मां की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा, तुझे तेरे दलालों को। सार्वजनिक जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति मर्यादाओं की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे कोई अधिकार नहीं है, और हम उनमें से नहीं हैं। मैं कभी झगड़े लड़ाई फसाद नहीं करता हूँ। मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, लोगों का प्यार पाने आया हूँ कि मैं एक दूसरे को गालियाँ देने आया हूँ? नहीं, मैं उनको कोई संदेश नहीं देना चाहता, ना मैं उनको कोई नसीहत देना चाहता हूँ। जो उनके माता पिता ने उनको नसीहत दी होगी, अगर वो उनको तक नहीं पहुंची है तो राज बब्बर की क्या औकात है कि उनसे कहे। बेहद खूबसूरत बात, हालांकि एक तरफ से बेहद उतावली बात है। उन्होंने किस तरह से कई ऐसे शब्द यूज करे, किसी को इंसान को कुत्ता कहना, उसके अलावा जूतों से दौड़ाकर पीटना, ये कौन सी राजनीति है। लेकिन राज बब्बर के इस बारे में तो कायल हो जाना पड़ेगा समाज को, जनता को, कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं यहां काम करने आया हूं। और उन्होंने शालीनता बनाए रखी और उन्होंने एक बात बहुत खास कही है कि जिनको अपने माता पिता की शिक्षा और उनके ज्ञान तक नहीं पहुंचा तो मैं क्या शिक्षा दे सकता हूं। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, कार्रवाई के बावजूद कार्रवाई का नतीजा या डर या एक तरह से यह अंदाजा नहीं हो रहा है कि किसको इसका मैसेज मिला? बिल्कुल आजाद साहब, देखिए लगातार चुनाव आयोग की सख्ती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद से मायावती को बैन किया गया, आजम खां को प्रतिबंधित किया गया, मेनका गांधी को किया गया और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की अभद्र भाषा लगातार बोली जा रही है। चुनाव में वोट लेने के लिए हर संभव ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वोटरों को अपनी तरफ लुभाया जाए। गुड्डू पंडित फतेहपुर सीकरी से गठबंधन के बसपा प्रत्याशी है और उन्होंने जिस तरह से राज बब्बर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं उससे बसपा को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन एक बात साफ है कि चुनाव आयोग का जो डर है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ताबिश, एक सवाल, इस तरह के लोग जिनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके पास जनता को देने के लिए क्या है, शायद जनता बखूबी जानती है। कई जगह से वो चुनाव लड़ चुके हैं, कई जगह से नेता भी रह चुके हैं, जगह बदल बदल कर। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल है कि अगर आप जनता की भलाई के नाम पर ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे तो क्या जनता आपको माफ कर पाएगी? आजाद साहब, गुड्डू पंडित को देखिए सभी जानते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुड्डू पंडित एक बाहुबली नेता के नाम से जाने जाते हैं। सभी को पता है कि गुड्डू पंडित का रिकॉर्ड क्या है और किस तरह के वो बाहुबली हैं। हालांकि जिस वक्त बसपा ने उनको टिकट दिया तो ये कहा गया था कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 5 बाहुबलियों को टिकट दिए गए हैं और उनमें से एक नाम गुड्डू पंडित का भी था। और फतेहपुर सीकरी जब उनको चुनाव लड़ाया गया था तो जाहिर सी बात है
कि जहां पर उन पर बाहुबली का तमगा लगा हुआ है वो कम से कम उसमें कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, और वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और यही वजह है कि राज बब्बर जैसे एक सुलेह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े अभिनेता को उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। और वो ये जानते हैं कि चुनाव आयोग हर चीज पर मॉनिटरिंग कर रहा है और मुख्यमंत्री तक को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो फिर गुड्डू पंडित तो एक छोटे से प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की भाषा। लेकिन ताबिश, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर एक पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो राज बब्बर का जो पूरा स्टेटमेंट है, हालांकि वो अगर ये लोग ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की सख्ती के बाद सब अपनी जबान को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज बब्बर ने तो ये मिसाल कायम की है कि उन्होंने कोई रिटेलिएशन नहीं किया और उन्होंने यहां तक कहा कि मैं उनको क्या समझा सकता हूं जिनको अपने माता पिता की सीख तक नहीं पहुंच पाई। तो ये अपने आप में बयान अगर देखा जाए एक रिमार्केबल है। बिल्कुल आजाद साहब, देखिए राज बब्बर एक कलाकार भी है और मंझे हुए राजनीतिक भी है। वो अच्छी तरह जानते हैं कैसे शब्दों का हेर फेर करना हो और कैसे शब्दों के जरिए दूसरों को संदेश देना। उन्होंने कहा कि जब उनके माँ बाप उनको नसीहत दे रहे थे और वो उसको नहीं समझते तो राज बब्बर की औकात क्या है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जब राज बब्बर ने अपने शब्दों के जाल में आम जनता को फंसाने की कोशिश की हो। इससे पहले मुरादाबाद से जब राज बब्बर का टिकट हुआ था और उनका विरोध हो रहा था और पोस्टर लगाए गए थे और काला खोटी दे दी, तब उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता को हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हाथ है और ऐसे में किसी का विरोध करना या किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तो राज बब्बर मंझे राजनीतिक हैं, वो जानते हैं कैसे शब्दों के जाल को बिखेर करके जनता के वोट को अपनी तरफ खींचना है। और फतेहपुर सीकरी में कहीं ना कहीं राज बब्बर बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। लेकिन आपसे जाते जाते एक आपका कमेंट नहीं बल्कि ये बात शेयर करना चाहूंगा कि जनता को भी अब सोचना चाहिए कि उनकी समस्याओं का हल, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनका रोजगार बस जुबानी में नहीं बल्कि जनता का जो विकास है वो सौम्यता में भी है और अच्छे लोगों के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन की। लखनऊ से दोबारा वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। 2014 में वो जीते थे, हालांकि गाजियाबाद से वो सांसद रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको वहां से पलायन करना पड़ा या पार्टी ने फैसला बदला और फिर वो लखनऊ में जाके अपना चुनाव लड़े, वहां से जीते और गृह मंत्री तक के सफर पे पहुंचे। अब फिर उन्होंने नॉमिनेशन आज फाइल किया है, एक बड़े जिसे कहना चाहिए वहां पर बड़े रोड शो के साथ उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव रहेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे उनके पास क्या क्या अपडेट्स हैं। पहले वो ले लेते हैं संजय। अब बिल्कुल देखिए, राजनाथ सिंह ने आज 12:30 बजे अपना नामांकन कलेक्ट्रेट लखनऊ में कर दिया है। 2014 में भी वो लखनऊ से सांसद रहे हैं और देश के गृह मंत्री रहे। 5 साल का जो लेखा जोखा है, अब 6 मई को होने वाले मतदान के दिन पता चलेगा कि इस बार राजनाथ सिंह पिछले चुनाव के मद्देनजर कितने ज्यादा अंतर वोटों से जीतते हैं और किस तरीके से उनकी जीत दर्ज होती है। निश्चित तौर पर रोड शो में तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे। मुख्यमंत्री इस वजह से नहीं रहे कि उनको चुनाव आयोग ने बैन कर दिया था, इस वजह से वो आज रोड शो में नहीं शामिल हुए। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम और कांग्रेस के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के अलावा हंसराज अहीर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो भी उनके साथ साथ रहे। तो निश्चित तौर पर एक बात जो चौंकाने वाली है, जेडीयू के महासचिव भी शायद वहां रहे, केसी त्यागी भी देखे गए वहां पे। अब बिल्कुल केसी त्यागी भी जुलूस में राजनाथ सिंह के साथ साथ ही रहे, मौजूद रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ ही आपको मैं बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी जो रामदास अठावले की है उसके भी बहुत से समर्थक और बहुत से कार्यकर्ता राजनाथ के रोड शो में शामिल रहे, उनका भी समर्थन हासिल हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजनाथ ने अपना नामांकन तो कर दिया, लेकिन अभी विपक्ष से जो उनके खिलाफ उम्मीदवारी की बात है, ना तो गठबंधन का और ना ही कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में उसका नाम तक तय हुआ है। संजय श्रीवास्तव, एक चीज है, लखनऊ एक ऐसी सीट है जहां चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, लालजी टंडन की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तो बीजेपी की एक तरह से पैट सीट मानी जाती है, मजबूत किले के तौर पर देखी जाती है। क्या लगता है इस बार विपक्ष तैयारी कर रहा है या सरेंडर? देखिए, जहां तक बात मानी जाए कि निश्चित तौर पर लखनऊ सीट जो है बीजेपी की मानी जाती है और उसकी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे जो शहरी मतदाता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है और शहरी मतदाताओं में बीजेपी उनको लुभाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही है। तो निश्चित तौर पर ये सीट बीजेपी की है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि अभी तक या तो किसी बड़े नाम की तैयारी या फिर किसी को अभी तक उतारा नहीं जा सका, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि राजनाथ सिंह विपक्ष में भी एक ऐसा नाम है जिनके आगे सभी सरेंडर करते हैं और कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को सब पसंद करते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी बसपा के गठबंधन के साथ और कांग्रेस के साथ अभी तक जो प्रत्याशी राजनाथ सिंह के खिलाफ मैदान में नहीं उतर सका है उसकी वजह क्या है।
यानी आपको जो लगता है, जिस तरह से चर्चा भी होती रही है कि राजनाथ सिंह के खिलाफ अक्सर जो दूसरे दल हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, वो देखने को मिल सकता है, या बड़ी टक्कर बहुत शॉर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है खालिद की राजनाथ सिंह के साथ जो है वो विपक्षी दलों का भी उन्हें समर्थन हासिल रहता है, और शायद यही वजह कि अभी वो नाम तय नहीं हो पाया कि राजनाथ के मुकाबले में किसको उतारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं रेलवे की। रेलवे के टिकट के ऊपर पीएम मोदी का फोटो लगा था, तो एक बार फिर आचार संहिता या चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा। 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रणय शर्मा हमारे साथ रहेंगे, उनको निलंबित किया गया है या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रणय शर्मा से हम जानकारी लेते हैं और खासतौर से इलेक्शन कमीशन के उस डंडे की बात करते हैं जो लगातार चल रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, 66 पूर्व अधिकारियों ने बाकायदा शिकायत की कि आप जो है फ्लो के अंदर काम कर रहे हैं, दबाव के अंदर काम किया जा रहा है, और राष्ट्रपति महोदय तक शिकायत पहुंची थी। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन किसी भी मौके पर कम से कम कोई उंगली अपनी तरफ नहीं उठवाने देना चाहता। प्रणय शर्मा से जानकारी लेते हैं। 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि टिकट के ऊपर पीएम मोदी का फोटो था, जिसको आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रणय, अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन को अपने अधिकार या पावर से शायद याद आ गए हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगी है तो आपने गौर किया होगा कि किस तरीके से एक के बाद एक जो भी नेता, चाहे वो बदजुबानी बोल रहा था या फिर ऐसे मामले सामने आ रहे थे, उन मामलों को लेकर चुनाव आयोग कड़ा रुख अपना रहा है, और खास तौर से जो जल्द से जल्द फैसला है वो भी लिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की जो हरकतें हैं वो होती हुई सामने नजर ना आए। लेकिन प्रणय, अगर देखा जाए तो रेलवे के टिकट के ऊपर अगर फोटो लगते हैं तो ये पॉलिटिकल से ज्यादा अगर ब्यूरोक्रेसी भी इस हद तक जा रही है, तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला नहीं लग रहा आपको? देखिए, यही वजह है कि इसमें अधिकारियों के खिलाफ भी जांच बिठाई गई है, कुछ को निलंबित भी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मीडिया में पिछले काफी समय से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि किस तरह से रेलवे की टिकटों में पीएम मोदी के तस्वीर को छापा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये सख्ती दिखाई गई है। लेकिन प्रणय, अगर देखा जाए, अभी हम रास्ते में देख रहे थे एक जगह जो होर्डिंग्स लगे थे, जो डाइवर्जेंस और ये लगे थे, वहां पर फोटो लगाया जा रहा था। उसके अलावा आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स के ऊपर, आपने देखा होगा जगह जगह फोटो थे। यही शिकायत लेकर अगर बात करें, जो है कई पूर्व अधिकारी वहां पहुंचे, इलेक्शन कमीशन में भी पहुंचे और उन्होंने जाकर शिकायत की। उसके अलावा अगर आप देखें तो सेना के इस्तेमाल को लेकर भी शिकायत आ चुकी है, हालांकि उसको कई बार फर्जी भी बताया गया, लेकिन कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, वाकई में इसकी शिकायत की गई है। तो कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन को काम करना होगा, नहीं तो उसके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन अब मूक दर्शक बैठकर नहीं राज जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल चुनाव आयोग से किया था कि आखिर आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तब चुनाव आयोग का कहना था कि वो सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जब उन्हें फटकार लगाई तो हमने देखा कि कैसे कई बड़े नेताओं के प्रचार प्रसार पर रोक लगी है। यानी जिनके लिए कार्रवाई हुई है वो मान भी रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे काम हैं जो बाकी बचे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा। और बढ़ते हैं फिर इसी तरह की एक और खबर को लेकर। ललित मोदी, नीरव मोदी और कई मोदियों का नाम लेकर ऐसी चर्चा बनी कि राहुल गांधी उत्साहित हो गए और उन्होंने कहा सारे मोदी, कुछ उन्होंने कह दिया उसके बारे में, यानी एक तरह से कलेक्टिवली कहा उन्होंने। और इसको लेकर सुशील मोदी के बारे में कहा जा रहा है, डिप्टी सीएम है बिहार के, वो नाराज हो गए हैं और इस पर जो है कंप्लेंट करने की वो ठान चुके हैं और कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और अगर देखा जाए ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात हो गई है, क्योंकि सब लोगों को एक साथ कलेक्टिवली कहा जाना जो है कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इस पर क्या रिएक्शन है, पहले हम अपने संवाददाता से इस पर बात करेंगे और फिर ये कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को समझने की बात समझ में आए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कारण है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी है और जितने मोदी हैं सारे मोदी चोर हैं।
और उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावना को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं। मेरा भी टाइटल मोदी है और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मेरे वकील उसकी तैयारी करें और अगले 1-2 दिनों के अंदर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो आपने सुना कि सब लोगों को कलेक्टिवली कहा जाना भारी पड़ सकता है। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, अगर बात करें, पूरी कम्युनिटी ना अच्छी हो सकती है ना खराब हो सकती है, सारे लोग ना अच्छे हो सकते हैं ना बुरे हो सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि सब लोग इस तरह की बात की जा रही है तो राहुल गांधी के लिए परेशानी बढ़ सकती है अगर कोर्ट में मामला मूव होता है तो। देखिए, राहुल गांधी का जो बयान था, खासकर चौकीदार ही चोर है और सारे मोदी ही चोर है, उन पर भारी पड़ने को लगभग एक तरह से आप कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से पहले मीनाक्षी लेखी जाती है, कोर्ट की अवमानना का नोटिस याचिका दाखिल करती है, कोर्ट राहुल गांधी को नोटिस देता है, जिसमें राहुल गांधी ने बयान देते बोल दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार ही चोर है और सारे मोदी चोर हैं। उसके बाद सुशील मोदी का कोर्ट की ओर रुख करना, डिफेमेशन का केस करना राहुल गांधी की परेशानी बढ़ाने वाला है। जाहिर सी बात है कि नेताओं को ये सोचना होगा कि जब वो किसी पर बड़ा आरोप लगाते हैं और चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अपनी भाषा में संयम रखना होगा। अगर आपके पास सबूत है तो ही आप। निशांत, सवाल ये है कि जो लोग जनता के लिए, देश के लिए ये दावा करते हैं कि वो दिशा और दशा तय करेंगे, उनको ये मालूम नहीं है कि उन्हें शब्द क्या बोलने, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर बात नहीं नजर आती आपको? बेहद गंभीर बात है और राजनीति में जो स्तर गिर रहा है शब्दों के चयन का अपने विरोधियों के प्रति, वो इससे ज्यादा गंभीर है कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल का वो नेतृत्व करते हैं और खुद को युवा नेता के तौर पर पेश करते हैं। अगर वो इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और एक कम्युनिटी को सीधे तौर पर चोर ठहरा देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें बड़ा नुकसान कांग्रेस को भी होगा। जो सरनेम मोदी सरनेम के लोग कांग्रेस के साथ भी जुड़े होंगे उन पर भी इसका असर पड़ेगा और ऐसे में जी बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय, आपने जानकारी दी। और कांग्रेस को जो नुकसान होगा वो तो दिख रहा है, लेकिन 50-55 साल के युवा नेता के मुंह से अगर ऐसी बात निकलती है तो बड़ा सवाल उठता है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।